हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर कवर करने वाले हैं अपने बैच में, दैट इज कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड ऑन प्रोडक्शन। जो भी खर्चे प्रोडक्शन के ऊपर किए जाते हैं उसको बोला जाता है बच्चे कॉस्ट। अब प्रोडक्शन आप लोगों ने अच्छी तरह पता है आप लोगों को, दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, दैट इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन। आपके सिलेबस में क्लास 11th में सिर्फ शॉर्ट रन प्रोडक्शन था, तो आपकी कॉस्ट भी शॉर्ट रन कॉस्ट है। तो प्रोडक्शन करते वक्त आप लोगों ने दो तरह के इनपुट यूज किए थे बच्चों। प्रोडक्शन करते वक्त आपने दो तरह के इनपुट यूज किए थे, एक आपके पास फिक्स्ड इनपुट था और एक आप लोगों के पास स्टूडेंट्स वेरिएबल इनपुट था। फिक्स्ड इनपुट एंड वेरिएबल इनपुट, तो जो खर्चे फिक्स्ड इनपुट के ऊपर होते हैं स्टूडेंट्स उसको फिक्स्ड कॉस्ट बोला जाता है, और जो खर्चे वेरिएबल इनपुट के ऊपर होते हैं उसको वेरिएबल कॉस्ट बोला जाता है। तो दो तरह की कॉस्ट होती है स्टूडेंट्स, एक मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट होती है और एक मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट होती है। आओ जरा इस चैप्टर कॉस्ट को स्टार्ट करते हैं। सर कॉस्ट का मतलब ही क्या है? सर कॉस्ट का मतलब है सम टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट। जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था कि टोटल खर्चे जो इनपुट के ऊपर करे जाते हैं उसी को कॉस्ट बोला जाता है जी। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट जिसमें बात कर रहे हैं, एक है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक है इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब है पेमेंट विच इज मेड टू द आउटसाइडर्स, और इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब है पेमेंट्स जो इनसाइडर्स को पे करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बिजनेस का ओनर मैं हूं और मैं खुद ही इंस्टीट्यूट को ओपन करता हूं और बंद करता हूं, तो जो पैसा लगेगा इंस्टीट्यूट तो पे करेगा ही, तो जो पैसा लगेगा वो इंस्टीट्यूट मुझे देगा, तो वो होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। मैं एक बिजनेस का ओनर हूं और बिजनेस मुझे सैलरी देता है, तो वो सैलरी इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी क्योंकि मैं इनसाइडर हूं। और अगर बिजनेस किसी आउटसाइडर को सैलरी देता है, वेजेस देता है, तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। It is the actual money expenditure on inputs, payment made to the outsiders, students, payment made to the outsiders। और अगर बात करेंगे it is the estimated value। इसको एस्टिमेटेड क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये अकाउंट्स में कहीं मेंशन नहीं होती। अगर मेरा बिजनेस मुझे सैलरी भी देता हो तो ना दे, लिखने की जरूरत क्या है? जो बिजनेस के पास आखिरी में बचेगा वो है तो मेरा ही, तो लिखी नहीं जाती बट होती है वो कॉस्ट, दैट इज इम्प्लिसिट, इसलिए इसको एस्टिमेटेड बोला गया। इट इज एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर्स इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल। अब इस बिजनेस को रन करने के लिए पैसा मैंने दिया था, तो कैपिटल मैंने दिया है, तो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करता है हर एक बिजनेस, तो इंटरेस्ट वो मुझे ही पे करता है, लिखते नहीं है अकाउंट्स में। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। सर क्या डिफरेंस हो गया एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का? इट इज द पेमेंट मेड टू द आउटसाइडर्स, इट इज द पेमेंट मेड टू द सेल्फ अर्न फैक्टर्स। इट इन्वॉल्व्स एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग। सर देयर इज नो मनी पेमेंट इन्वॉल्व। सर नहीं दोगे, अगर मुझे सैलरी नहीं दोगे तो आखिरी में जो कॉन्सेप्ट क्लासेस के पास बचेगा वो होगा तो मेरा ही ना। अब चाहे दो चाहे ना दो, बात तो है ही, आना तो मेरी पॉकेट में ही है, इसलिए इसको कभी लिखा नहीं जाता जी। पेमेंट ऑफ वेजेस, रेंट, इंश्योरेंस। रेंट ऑफ ओन, मेरी खुद की लैंड है, अगर मैं ये लैंड किसी और को देता तो मुझे रेंट मिलता ना, तो मैंने ये अपनी ये लैंड कॉन्सेप्ट क्लासेस को दी है, तो मुझे रेंट मिलेगा। हाँ, बट वो रेंट लिखा नहीं जाता। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। सर व्हाट इज कॉस्ट फंक्शन कुणाल सर? सर जब कभी भी आप लोग इनपुट लगाते हैं बच्चों, और इनपुट लगाने के बाद आप लोगों को आउटपुट मिलता है, तो इनपुट के ऊपर कौन कौन से इनपुट के ऊपर कॉस्ट लगती है उसको सर कॉस्ट फंक्शन बोलते हैं। तो इट इज रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड द आउटपुट। सर सी को रिप्रेजेंट करते हैं कॉस्ट से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्वांटिटी को मतलब सर कितना आउटपुट मैंने प्रोड्यूस किया, तो सी इज इक्वल्स टू, ये मेरी कॉस्ट लग रही है सर, कितनी क्वांटिटी मैंने प्रोड्यूस करी, सर इसको आउटपुट बोलते हैं, और ये सर फंक्शन हो गया सर, इसको बोलते हैं सर कॉस्ट का फंक्शन। ऑब्वियस सी बात है, इनपुट लगेगा तो क्या मिलेगा? आउटपुट। व्हाट डू यू मीन बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। एक किसी अपॉर्चुनिटी को चूज करने के लिए जो आप सेक्रीफाइस करते हैं, मुझे हमेशा लगता था कि जो अपॉर्चुनिटी मैं चूज करता हूं ना वो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नहीं 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 यार, अपॉर्चुनिटी को चूज करने के लिए जो सेक्रीफाइस किया जाता है उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन बच्चों, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। अगर एक फार्मर है, वो प्रोड्यूस कर रहा है 50 क्विंटल ऑफ राइस और 40 क्विंटल्स ऑफ व्हीट ऑन हिज लैंड with a given resource, if he chooses to produce rice, अगर वो राइस ही प्रोड्यूस करे, व्हीट प्रोड्यूस ना करे, तो जो व्हीट वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो वो होगी मेरे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट स्टूडेंट।
नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जब आप शॉर्ट रन प्रोडक्शन कर रहे थे तो आपने दो तरह के इनपुट लगाए थे, एक फिक्स्ड इनपुट था और एक वेरिएबल इनपुट था। तो जो फिक्स्ड इनपुट के ऊपर कॉस्ट लगती है स्टूडेंट्स, उसको फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं, और जो वेरिएबल इनपुट के ऊपर कॉस्ट लगती है उसे वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। तो शॉर्ट रन के अंदर बच्चों दो तरह की कॉस्ट हो गई, एक आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट होगी और एक आपके पास वेरिएबल कॉस्ट होगी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट रेफर्स टू दोस कॉस्ट व्हिच डू नॉट डायरेक्टली वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। चाहे तुम जितना मर्जी प्रोड्यूस कर लो, मैं 2 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा, लैंड लिए मैंने 50 लाख की, मैं 2 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा तब भी 50 लाख लग गए मेरे, 10 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा तब भी 50 लाख लग गए, 100 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा तब भी 50 लाख ही लगे। तो जो कॉस्ट आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती उन कॉस्ट को फिक्स्ड कॉस्ट बोला जाता है जी। इट इज ऑल्सो नोन एज सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, indirect cost, general cost, unavoidable cost. Cost remains the same whether the output is large, small or even zero. जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर याद रखना आपका आउटपुट जीरो है बट तब भी कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होती है। एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट देयर इज ऑलवेज सम फिक्स्ड कॉस्ट। अगर मैंने बच्चों को पढ़ाना है तो पहले मुझे लैंड लेनी पड़ेगी, तो पहले मैं लैंड लूंगा, बाद में चेयर्स वेयर्स आएंगी। लैंड तो ले आया बट अभी बच्चे नहीं आए, तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट तो लग गई है बट आउटपुट मेरा जीरो है। तो याद रखना एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट देयर इज ऑलवेज सम फिक्स्ड कॉस्ट। ये रहे देखो बच्चों, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर आपकी कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट है, और जब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे आपकी कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट है तो ये रही मेरे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये रहा मेरे पास आउटपुट। तो जीरो पे इतना है तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा आती है स्टूडेंट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये रहा बच्चे डायग्राम। नेक्स्ट मेरे पास आता है नेक्स्ट मेरे पास आता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब हो गया वो वाली कॉस्ट जो वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर लगती है, जैसे कि एक्सपेंसेस जो रॉ मटेरियल के ऊपर लगते हैं। और वेरिएबल कॉस्ट की सबसे अच्छी बात क्या है, इट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जितना आउटपुट आप ज्यादा प्रोड्यूस करोगे उतनी आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी। ज्यादा आउटपुट ज्यादा वेरिएबल, ज्यादा आउटपुट ज्यादा वेरिएबल, तभी इसका नाम वेरी है, जो वेरिएबल जो वेरी करती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स ये है कि वेरिएबल कॉस्ट आप लोगों की लगती तो है बट पहले कम रेट से लगती है, फिर आपकी वेरिएबल कॉस्ट लगती है वो ज्यादा रेट से लगती है। मतलब कि जब कभी भी एक प्रोड्यूसर, एक रैशनल प्रोड्यूसर जब कभी भी प्रोडक्शन को स्टार्ट करता है तो पहले कम वेरिएबल लगाता है, मतलब वेरिएबल लगा तो रहा है बट कम रेट से लगाता है, क्योंकि रैशनल प्रोड्यूसर है, सोच समझ के डिसीजन लेता है। और फिर जब उसको फायदा हो रहा होता है फिर वो वेरिएबल लगाता है, फिर वो ज्यादा रेट से लगाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसको वेरिएबल कॉस्ट की फंक्शनिंग कहते हैं। दैट वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, देन वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। और फंक्शनिंग से ही बच्चों शेड्यूल बनता है, और शेड्यूल से स्टूडेंट्स डायग्राम बनता है। आओ मैं आप लोगों को वेरिएबल कॉस्ट पढ़ा देता हूं। इट रेफर्स टू दोस कॉस्ट व्हिच मे डायरेक्टली vary with the level of output. Such costs are incurred till there is a production. जब तक प्रोडक्शन चलेगी तब तक ये कॉस्ट चलेगी। और जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर सर, आउटपुट सर मेरे पास जीरो है, आउटपुट मेरे पास जीरो है मतलब मैंने प्रोडक्शन नहीं करी, तो कुणाल सर वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होती है। तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे देयर इज ऑलवेज सम फिक्स कॉस्ट, बट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर वेरिएबल कॉस्ट मेरी जीरो ही रहती है कुणाल सर। इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट एंड अवॉइडेबल कॉस्ट। ये देखो सर, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर मेरी वेरिएबल कॉस्ट जीरो है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको क्या बता रहा था कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती तो है बट पहले डिमिनिशिंग रेट से, फिर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है इंक्रीजिंग रेट से। ये देखो, तो वेरिएबल कॉस्ट पहले 6 से बढ़ी, फिर वेरिएबल कॉस्ट 4 से बढ़ी, फिर वेरिएबल कॉस्ट 5 से बढ़ गई, फिर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ तो रही है बट पहले डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रही है, और उसके बाद बढ़ रही है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। इसको कुणाल सर वेरिएबल कॉस्ट की फंक्शनिंग बोलते हैं। और पता है क्या कुणाल सर, जब वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है डिमिनिशिंग रेट से, रेट की वजह से ही डायग्राम बनते हैं सर। अगर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रही है तो कर्व कुछ ऐसा बनेगा, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है तो कर्व कुछ ऐसा बनेगा। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होता है मेरे पास वो इनवर्सली एस शेप्ड होता है बच्चों, इनवर्सली एस शेप्ड। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज इनवर्सली एस शेप्ड जी। तो सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास हो गई। सो जब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर जब मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी ऐड कर दूंगा, आप ही ने तो बताया था ना कि दो तरह के इनपुट यूज करता है प्रोडक्शन सेक्टर, एक फिक्स्ड और वेरिएबल। तो दो तरह की कॉस्ट लगी, एक फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो जब फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मैं ऐड कर दूंगा तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी सोनाल सर। इसका मतलब टीसी इज इक्वल्स टू टीएफसी प्लस टीवीसी। इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर incurred by a firm on the factors of production required for the production. It is the sum total of fixed cost and total variable cost. ये देखो सर, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर,
जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर कुछ ना कुछ फिक्स्ड होता ही है, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर वेरिएबल जीरो होता है, तो 12 प्लस जीरो इज इक्वल्स टू 12। इसका मतलब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर जितनी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है उतनी ही टोटल कॉस्ट होती है। ये बातें याद रखना, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट वाली बातों से ही आप लोगों के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। तो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट देयर इज ऑलवेज सम फिक्स्ड कॉस्ट, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो, एंड एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट मेरे पास सेम थी, वेरिएबल कॉस्ट सेम थी, सेम मतलब चेंज होती गई थी, मैं इन दोनों को ऐड किया, मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई। ये रहा बच्चे टोटल फिक्स कॉस्ट विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टोटल वेरिएबल कॉस्ट विच इज इनवर्सली एस शेप, और टोटल कॉस्ट भी इनवर्सली एस शेप्ड होगा। अब आप खुद सोचो ना, टोटल फिक्स कॉस्ट तो सेम रहती है, तो जैसे जैसे वेरिएबल मूव करेगा वैसे वैसे टोटल कॉस्ट भी मूव करेगा। हाँ, बट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर जितना टोटल फिक्स कॉस्ट होता है उतना ही टोटल कॉस्ट होता है। इसका मतलब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या टोटल कॉस्ट कभी जीरो से स्टार्ट हो सकती है? नहीं, टोटल कॉस्ट कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि टोटल कॉस्ट के अंदर टोटल फिक्स कॉस्ट भी होती है, और टोटल फिक्स कॉस्ट कभी जीरो से स्टार्ट नहीं होती, टोटल कॉस्ट भी कभी जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकती स्टूडेंट्स आप लोगों के पास। तो टीवीसी इज इनवर्सली एस शेप, मैं बच्चों को बता चुका हूं कि टीवीसी पहले इंक्रीज करता है, टीवीसी पहले इंक्रीज करता है, टीवीसी पहले इंक्रीज कर रहा है डिमिनिशिंग रेट से, फिर इंक्रीज कर रहा है टीवीसी इंक्रीजिंग रेट से, तभी तो टीवीसी इनवर्सली एस शेप्ड है। मतलब पहले जो ये फिक्स फैक्टर है इसको यूटिलाइज करने के लिए मैं धीरे धीरे बढ़ाता हूं वेरिएबल, मतलब मैं वेरिएबल फैक्टर बढ़ाता रहा हूं बट धीरे बढ़ाता हूं, फिर वेरिएबल फैक्टर बढ़ाता हूं, फिर ज्यादा स्पीड से बढ़ाता हूं, क्योंकि मैं प्रोडक्शन की सेकंड स्टेज पे होता हूं जिससे प्रोडक्शन मैक्सिमम होती है। तो इनिशियली टीवीसी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट बिकॉज better utilization of fixed factor and increase in efficiency of variable factor। उसके बाद टीवीसी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, क्योंकि जो फिक्स फैक्टर की एफिशिएंसी है वो धीरे धीरे कम होती रहती है जी। ये रहा सर मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। जब कभी भी कॉस्ट का क्वेश्चंस आते हैं, कॉस्ट के बारे में हमसे पूछते हैं, तो ये डिफरेंस पक्का पूछते हैं जी, और इसमें फ्री के मार्क्स हैं जी। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस हमेशा पूछते हैं, और मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि फ्री के मार्क्स ही। सर जो चीज आउटपुट के साथ वेरी करती है वो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है, जो कॉस्ट आउटपुट के साथ वेरी करती है वो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है, जो हमेशा सेम रहती है वेरी नहीं करती वो मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट है। शॉर्ट रन में ये चेंज होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट शॉर्ट रन में बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर ये जीरो होती है, देयर इज ऑलवेज सम फिक्स कॉस्ट एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। इसके सर जैसे कि एग्जांपल है लेबर के ऊपर रॉ मटेरियल, इससे कुछ एग्जांपल है सर लैंड और मशीनरी के ऊपर। सर टीवीसी इनवर्सली एस शेप्ड होती है, और टीएफसी सर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है सर। सर अगर आप लोगों ने फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट करी है तो आप लोगों को उसके डिफरेंस भी क्लियर होंगे। नेक्स्ट, जब कभी भी आप लोग कॉस्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो कॉस्ट एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, और कोई सी भी चीज जो क्वांटिटेटिव नेचर की होती है उसको हमेशा तीन पार्ट्स में पढ़ा जाता है, दैट इज टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज टीसी, एसी एंड एमसी। टीसी अभी आप लोगों ने पढ़ लिया, दैट इज टीएफसी एंड टीवीसी। तो जब कभी भी आप टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो एवरेज कॉस्ट आती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करोगे क्वांटिटी से तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आती है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करोगे क्वांटिटी से तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आती है। मतलब एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कि टोटल कॉस्ट इक्वल थी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो जिस चीज का एवरेज होता है, जिस चीज का टोटल है तो ऑब्वियस सी बात है उसका एवरेज भी होगा। अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी होगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी होगी। तो आपने टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड और टोटल वेरिएबल तो पढ़ लिया। नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है स्टूडेंट्स एवरेज का वाला पार्ट, अभी आएगा। ये आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसके बीच में रिलेशंस मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो लेवल पे जीरो होता है। एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट देयर इज ऑलवेज सम फिक्स्ड कॉस्ट, और जितना फिक्स्ड कॉस्ट होता है उतना ही टोटल कॉस्ट होता है। तो वो तीनों का डायग्राम मिक्स करके एक्सप्लेनेशन ही है। अब आगे मेरी बात एवरेज कॉस्ट की कुणाल सर, और ये अभी आप बता रहे थे दैट एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये रहा सर, इसको पर यूनिट कॉस्ट कहते हैं सर। सर पर यूनिट टोटल कॉस्ट, सर पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट, सर पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। सो एएफसी, एवीसी एंड सर एसी। सबसे पहले सर मेरे पास आता है एएफसी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अगर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की बात करता हूं सर, यहाँ पे एवरेज लगा हुआ है, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलता है कुणाल सर? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी।
एवरेज की जगह मैं टी डिवाइड बाय क्यू लिखा, आगे लगा हुआ था एफ सी, तो मैंने यहाँ पे भी एफ सी लगा दिया। और आपको तो पता ही है 1 2 3 4 ये मेरे पास आउटपुट था, और इस आउटपुट पे अगर मैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में बात करूं तो ये सेम सेम लगा लो, ये मेरे पास सेम सेम है। और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को जब डिवाइड करूंगा क्वांटिटी से तो मेरे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। तो 10 डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड, 10 5 3.3 2.5, मतलब जैसे जैसे मैं टीएफसी को बढ़ती क्वांटिटी से डिवाइड करते जा रहा हूँ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू गिरती जा रही है। इसका मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कुछ इस तरीके का बनेगा जिसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखो जरा, इट रेफर्स टू द पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट। हाँ, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को बोलते हैं पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फॉल्स विद एन इंक्रीज इन आउटपुट, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ते जा रहा है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज होते आ रहा है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला दैट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ये रहा कुणाल सर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को जब मैंने क्वांटिटीज डिवाइड किया तो ये मेरे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ गया। और ये रहा कुणाल सर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का डायग्राम जिसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नेक्स्ट कुणाल सर मेरे पास आ जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ओ सॉरी, एवरेज फिक्स कॉस्ट के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आपको समझा देता हूं। आपने मेरे साथ भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाया था जिसको बोलते हैं कि ना कभी ये y एक्सिस से टच करेगा ना कभी ये x एक्सिस टच करेगा। AFC curve is a rectangular hyperbola. It gets nearer to both the axes but never touches any one of them. AFC can never touch the x axis because TFC कभी भी जीरो नहीं हो सकता। AFC कभी भी y एक्सिस को भी टच नहीं करेगा क्योंकि TFC इज पॉजिटिव। तो AFC ना कभी x एक्सिस को टच करेगा ना कभी y एक्सिस को। नेक्स्ट मेरे पास आ गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है कुणाल सर? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। सर इट रेफर्स टू पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। एवीसी निकलता कैसे है? टीवीसी बाय क्वांटिटी। सर एवीसी, अगर सर जैसे आपको टीवीसी पता है, टीवीसी पहले इंक्रीज होता है डिमिनिशिंग रेट पर, फिर टीवीसी इंक्रीज होता है कुणाल सर इंक्रीजिंग रेट पर। मतलब कुणाल सर ये रहा मेरे पास आउटपुट, ये रहा सर 0 1 2 3 4 5। सर ये रहा मेरा पहले टीवीसी, जीरो पे तो जीरो होता है सर। मान लो सर फर्स्ट पर 5 है, 5 से बढ़ गया सर, फिर 3 से बढ़ गया, फिर 2 से बढ़ गया क्योंकि टीवीसी इंक्रीज होता है पहले डिमिनिशिंग रेट पर। उसके बाद सर दोबारा से 5 से बढ़ गया, 10 से बढ़ गया। ये सर टीवीसी आ गया। टीवीसी फर्स्ट इंक्रीजेस, 5 से बढ़ा, 3 से 2 से, फिर 5 से 10 से। तो टीवीसी फर्स्ट इंक्रीज है डिमिनिशिंग रेट देन इंक्रीजिंग रेट। जब टीवीसी को डिवाइड करूंगा क्वांटिटी से तो कुणाल सर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है। नॉट डिफाइंड सर, 5 है 5, 8 डिवाइड बाय 2 सर 4, 10 3.3, 4 3 से 12 बचेगा सर 3 0 4 7 द 28 4 5 20। ये देखो सर 5 से शुरू हुआ था, 5 पे खत्म हो रहा है। अगर मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को बनाना चाहूं तो 5 से शुरू हो रहा है, गिरा 4 3.3 3 75 फिर 5। कुणाल सर इसका मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो मेरा बनेगा वो यू शेप बन रहा है सर। कैसा बन रहा है? यू शेप। तो एवीसी इनिशियली फॉल हो रहा है, बिल्कुल सर। वंस द आउटपुट राइजेस टिल ऑप्टिमल, ऑप्टिमल पे पहुंच गया, मिनिमम पहुंच गया, फिर एवीसी स्टार्ट्स राइजिंग। दैट मींस कुणाल सर ये रहा एवरेज टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब मैं क्वांटिटी से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। और ये रहा सर मेरे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो कि कुणाल सर यू शेप है जी, जो कि यू शेप है सर। तो सर एवरेज कॉस्ट के बारे में बात करूं, एवरेज वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट आपको बता दिया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपको बता दिया। और जब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल को ऐड करता हूं तो कुणाल सर मेरे पास एवरेज कॉस्ट आ जाता है। कुणाल सर मेरे पास एवरेज कॉस्ट भी सर यू शेप्ड कर्व होता है। सर यू शेप कर्व का मतलब क्या हो गया? सर पहले एवरेज कॉस्ट गिरेगा। सर एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है पर यूनिट कॉस्ट। जब आपके फिक्स फैक्टर प्रॉपर यूटिलाइज हो रहे होते हैं तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट धीरे धीरे कम होती रहती है, और एक दिन आपकी पर यूनिट कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, मजा आ जाता है। पर जैसे जैसे आप लोगों की फिक्स फैक्टर्स की एफिशिएंसी कम होती रहती है आपकी एवरेज कॉस्ट बढ़ती रहती है। इसका मतलब एवरेज कॉस्ट कर्व भी यू शेप कर्व है। सर ऐसा हो क्यों रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, प्रोडक्शन की वजह से। सर फर्स्ट फेज, सर व्हेन बोथ एएफसी एंड एबीसी फॉल्स एसी आल्सो फॉल्स, दैट इज पॉइंट ए। AFC continues to fall but AVC remains constant. So AC falls till it reaches its minimum point. ये रहा कुणाल सा डायग्राम, ये रहा सर। सर AFC आपका था, सर AFC आप लोगों का था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर AVC आपने अभी बनाया था वो था सर यू शेप। और AFC और AVC को ऐड करता हूं तो कुणाल सर मेरे पास AC आता है सर, वो भी यू शेप। तो सर AC फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है, सबसे पहले मिनिमम पे पहुंच गया। ये सबसे अच्छी स्टेज होती है जहां पे प्रोड्यूसर की पर यूनिट कॉस्ट सबसे कम लग रही होगी। और जब प्रोड्यूसर सेकंड स्टेज पे आता है, जब प्रोडक्शन इंक्रीज या डिमिनिशिंग रेट, या फिर थर्ड स्टेज पर,
जब उसके फिक्स फैक्टर ओवर यूटिलाइज हो रहे होते हैं तो धीरे धीरे उसकी एवरेज कॉस्ट बढ़ती रहती है, और एवरेज कॉस्ट जब बढ़ती है तो प्रोड्यूसर के उल्टे दिन, पिछले दिन शुरू हो जाते हैं जी, उसको कहते हैं हम लोग दैट इज डिमिनिशिंग फैक्टर्स। मार्जिनल कॉस्ट किसे कहते हैं कुणाल सर? मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट एन माइनस टोटल कॉस्ट एन माइनस वन। इससे निकल सकता है, बट छोटी सी दिक्कत है, टोटल कॉस्ट के अंदर तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी होता है, तो मैं मार्जिनल कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट को लिख सकता हूं ऐसे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एन प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट एन माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एन माइनस वन प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट एन माइनस वन। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट n प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट n माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट n माइनस वन माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट n माइनस वन। फिक्स को साथ लिख दूं तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट n माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट n माइनस वन, मतलब सामने वाली फिक्स्ड में से ऊपर वाली फिक्स्ड को हटा दो तो आएगा जीरो। तो बचा क्या सर? बचा मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट n माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट n माइनस वन। MC हो गया सर TVCN माइनस TVCN माइनस वन। सर ये रहा मेरे पास MC, सर TCN माइनस TCN माइनस वन से भी निकल सकता है, नहीं तो सर बेस्ट फॉर्मूला होता है सर TVCN माइनस TVCN माइनस वन। ये रहा सर मेरे पास TVC, ये रहा मेरे पास TFC, सर दोनों को ऐड करा TC आया, और उसके बाद सर मैंने निकाल लिया MC कुणाल सर। MC कर्व भी कुणाल सर मेरा कैसा कर्व होता है सर? यू शेप कर्व होता है। इसका मतलब इस पूरे कॉस्ट चैप्टर के अंदर तीन यू शेप कर्व हो गए, एक मेरे पास हो गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एक मेरे पास हो गया एवरेज कॉस्ट, और एक मेरे पास हो गया मार्जिनल कॉस्ट। स्टूडेंट्स ये मेरे पास यू शेप कर्व, ये देखो तीन, ये आपको AC और MC का रिलेशन दिया हुआ है, मैं आपको वैसे समझा देता हूं रिलेशन। AC falls students, MC also falls, but AC is more than MC. MC starts rising students, but AC is still falling बच्चों. MC cuts AC when AC is minimum. Now AC rises, MC also rises, but अब बड़ा कौन सा है? But now MC is more than AC. जब दोनों गिर रहे थे तो AC बढ़ रहा था, AC बड़ा था, अब जब दोनों राइज कर रहे हैं तो MC बड़ा है। ये रिलेशन दिया होता है AC और MC का। When MC is less than AC, AC falls. When MC is equals to AC, AC सबसे मिनिमम होता है। MC is constant and its minimum point. AC सबसे मिनिमम लेवल पर होता है। When MC is more than AC, AC rise with an increase in level of output. ये सेम फंक्शनिंग है बच्चों। रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC का, AVC एंड MC भी सेम होता है सर शेड्यूल। ये देखो सर, अगर मैं थोड़ा सा AVC को ऊपर कर देता हूं तो सर सेम ही शेड्यूल बनता है सर मेरे पास। ये रहा मेरे पास MC, ये रहा मेरे पास AC सर। तो थोड़ा सा अगर देखा जाए तो सेम होता है सर कि AVC फॉल्स, MC ऑल्सो फॉल्स, बट बड़ा कौन सा होता है? बट AVC इज मोर देन MC। सर MC स्टार्ट्स राइजिंग but AVC is still falling. Next sir, MC cuts AVC when AVC is minimum. At last MC rises, AVC also rises, but MC is more than AVC. डिफरेंस कुछ नहीं है, जो रिलेशन AC और MC का होता है वही रिलेशन AVC और MC का आप लोगों के पास होता है स्टूडेंट्स। हाँ, अब तीनों कर्व इकट्ठे दिए हुए हैं, ये देखो जी, ये रहा आप लोगों के पास MC, AC एंड AVC। तो पहले AC और MC के चार डिफरेंस, फिर AVC और MC नाम चेंज कर रहा है, चार डिफरेंस, और एक डिफरेंस AC और AVC का भी आता है। AC हमेशा बड़ा होता है AVC से, तो AC इज मोर देन AVC। Average cost is always more than average variable cost. Minimum level of output first comes in AVC then AC. And as output increases, AC and AVC differences decreases. AC और AVC का difference है वो कम होते रहता है। तो AC AVC के तीन, AC MC का चार, AVC MC का चार, चार प्लस तीन, 11 रिलेशन होते हैं AC AVC और MC के जी, तीन यू शेप कर्व का। 101% आप लोगों के पेपर के अंदर आता ही आता है जी आपका क्वेश्चन जी। ये देखो, ये रहा AC एंड AVC का भी रिलेशन। TC और MC इजी है, ये आप लोगों के पास ये आप लोगों के पास स्टूडेंट्स TC है जो कि स्टार्ट ही यहां से होता है TC, और ये आप लोगों के पास आपको पता है कि यू शेप होता है मेरे पास MC। तो TC इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट मतलब MC स्टार्ट्स फॉलिंग, TC इंक्रीजिंग रेट मतलब MC स्टार्ट्स राइजिंग। तो ये हमारे पास रिलेशन है किसके बीच में? TC एंड MC का। ये देखो जी, ये देखो जी, सेम बात जी, ये सेम बात जो आप लोगों को बता रहा था मैं। ऐसे ही आपके पास TVC और MC का,
आपने मुझे खुद बोला था बच्चों दैट टीवीसी फर्स्ट इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, उसके बाद कुणाल सर टीवीसी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। तो जो जो रेट है सर, इस रेट को ही तो एमसी बोलते हैं। तो टीवीसी फर्स्ट इंक्रीज डिमिनिशिंग रेट, रेट कम हो रहा है मतलब एमसी कम हो रहा है, टीवीसी इंक्रीजिंग मतलब एमसी राइज कर रहा है सर। इसका मतलब कुणाल सर एमसी कर्व इज अ यू शेप कर्व सर। ये देखो सर, मतलब जितना भी हमारे पास एमसी के अंडर जितना भी एरिया है, ये सारा एरिया मतलब सम ऑफ ऑल टीवीसी इज इक्वल्स टू एमसी, नहीं तो एमसी इज इक्वल्स टू टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस वन। अगर एमसी निकल सकता है टीवीसी से, तो सारे टीवीसी को ऐड करके भी तो क्या आ सकता है कुणाल सर, एमसी। तो ये मेरे पास कॉस्ट चैप्टर के कुछ शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट वीडियोस थी, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को कॉस्ट के सारे डायग्राम्स विद शेड्यूल समझाने की कोशिश करी है जी। थैंक यू सो मच।